कर दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो। सॉरी। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियो पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। अगर ये गाना रिकॉर्ड हो गया है, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। ये गाना है किसके ऊपर और मैं किसके लिए ये गाना गुनगुना रहा था। स्वागत है आपका मैवरिक जियो पॉलिटिक्स के आज के सेशन में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मैं ये गाना गा रहा था। एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट की स्टोरी नहीं है, और ना ही सिर्फ मिडल ईस्ट के डेली हेडलाइंस का रिकैप। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क की, जहां डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं बताता हूँ ये गाना किसके ऊपर था। थोड़ा सा मैं एनालॉजी बताता हूँ आपको। बने रहिए हमारे साथ। इस पूरी डिस्कशन के सेंटर में एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का एक विजिबल फेस है श्री श्री अजीत डोवाल, भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जी हाँ, ये डॉन वही है। ये डेवलपमेंट्स एक साथ क्यों दिखे, जो भी मैंने अभी आपको कहा। सबसे पहले इस पूरी डेवलपमेंट को समझने के लिए क्रोनोलॉजी को ऑब्जेक्टिवली देखना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ हफ्ते के दौरान वेस्ट एशिया और भारत के डिप्लोमेटिक लैंडस्केप में एक नोटिसेबल पैटर्न उभर कर आता है। हमने देखा कि यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद का एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन वाला भारत का विजिट होता है। एक ऐसा विजिट जो ज्यादा पब्लिक ऑप्टिक्स पर नहीं बल्कि फोकस्ड स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस पर सेंटर्ड था। और इस विजिट के तुरंत बाद एम्बेसी या एम्बेजेड रशिया जाते हैं, और वहां लीडरशिप के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं, रशियन लीडरशिप के साथ। ये मूवमेंट अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि गल्फ लीडरशिप मल्टीपल पावर सेंटर के साथ पैरेलल कंसल्टेशन कर रही है दुनिया में। भारत और रशिया फॉर यूएई, रिमेंबर दिस। इसी सीक्वेंस में भारत के डेप्टी एनएसए का ईरान का विजिट होता है, जो क्लियरली बताता है कि भारत भी रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी इश्यूज को सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं बल्कि मल्टी वेक्टर अप्रोच के साथ देख रहा है। और फिर एनएसए अजीत डोभाल का सऊदी का विजिट, जो डिप्लोमेटिक हायरार्की में एक हायर लेवल एंगेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये सजेस्ट करता है कि डिस्कशन सिर्फ रूटीन बायलैटरल इश्यूज तक लिमिटेड नहीं है। इसके साथ साथ नई दिल्ली अब अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मल्टीलैटरल मीटिंग का होना इस बात को और रीइंफोर्स करता है कि रीजनल कन्वर्सेशंस का एक कोऑर्डिनेटेड फेस चल रहा है। यहां पर की पॉइंट ये नहीं है कि विजिट्स क्यों हुए, क्योंकि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स रेगुलर होते रहते हैं। असल सवाल ये है कि ये सब एंगेजमेंट्स एक ही लिमिटेड टाइम विंडो के अंदर क्यों हुए। सब एक साथ अचानक से सब एक साथ क्यों हो रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों, जब इतने सारे हाई लेवल एंगेजमेंट्स इतनी शॉर्ट टाइम फ्रेम में होते हैं, तो अक्सर ये किसी रीजनल रीअसेसमेंट या, मुझे पूछें आप, रिकैलिब्रेशन का सिग्नल होता है, जहां कंट्रीज अपनी पोजीशंस, प्रायोरिटीज और पार्टनरशिप्स को रिव्यू करती रहती है। ये विजिट्स आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं लगते, बल्कि एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेशन का एक हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई आइसोलेशन में नहीं चल रहा है कुछ भी। सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ, सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं, जो चुपचाप लेकिन डेलिबरेटली आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये था कि सऊदी ट्रेडिशनली अपने रीजनल सिक्योरिटी ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि सऊदी भारत रिलेशंस कमजोर हो रहे थे, लेकिन इट डिड इंट्रोड्यूस अ डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी। इस पॉइंट पर भारत का रेस्पॉन्स काफी अच्छा था। ना कोई पब्लिक रिएक्शन, ना प्रेशर डिप्लोमेसी, सिर्फ एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट की कंटिन्यूटी। ये अप्रोच जियोपॉलिटिक्स में अक्सर लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स देती है दोस्तों, क्योंकि आपके सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं,
यारी दोस्ती और दुश्मनी नहीं। 28 जनवरी को अभी हाल ही में सऊदी ने यूएई में हुए, सॉरी भारत में हुए, सऊदी ने भारत में हुए टेरर इंसिडेंट्स को पब्लिकली कंडेम किया। यह स्टेटमेंट प्रोसीजरल लग सकता है, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में टाइमिंग और वर्डिंग दोनों मैटर करते हैं। इससे पहले यूएई का बहुत ही शॉर्ट विजिट ऑलरेडी ये इंडिकेट कर चुका था कि इंडिया को एक रिलायबल इंटरलोक्यूटर के रूप में देखा जा रहा है। इंटरलोक्यूटर यानी सुलेमान भाई, बीच में मांडवली भाई, जो मांडवली करता है। मांडवली का मतलब क्या, मुंबईया भाषा में मांडवली का मतलब सेटलमेंट। सेटलमेंट। मांडवली भाई या सुलेमान भाई या इंटरलोक्यूटर वो इंसान होता है जो साइमल्टेनियसली मल्टीपल पावर सेंटर से बात कर सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आज मिडिल ईस्ट को सिर्फ एक ट्रेडिशनल एनर्जी सप्लाइंग रीजन के रूप में देखना ग्राउंड रियलिटी को काफी सिंप्लीफाई कर देना होगा। इतना इजी नहीं है। यस, मिडिल ईस्ट इज अ ट्रेडिशनल एनर्जी सप्लाइंग रीजन, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये रीजन एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में एंटर कर चुका है। सऊदी का नियम सिटी ले लो, यूएई तो है ही सक्सेस स्टोरी, उसका ले लो। जहां फोकस सिर्फ पहले ऑयल एक्सपोर्ट्स पर था, अब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पर है। गल्फ कंट्रीज एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स हब्स जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट कर सके। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स स्पेशली वैल्यू एडेड सेक्टर्स में लार्ज स्केल कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स जहां पोर्ट्स, रेल और डिजिटल इंफ्रा एक साथ इंटीग्रेट हों। और रैपिडली ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो रीजनल कैपिटल को ग्लोबल मार्केट से जोड़ सके। इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में सबसे बड़ा रिस्क कोई इकोनॉमिक फैक्टर नहीं बल्कि रीजनल इंस्टेबिलिटी है। अनसर्टनिटी, प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स और सडन एस्केलेशंस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सप्लाई चेन्स और लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली डिसरप्ट कर देते हैं। तकलीफ देंगे ना, इतना प्रोलॉन्ग अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो। इसी वजह से गल्फ लीडरशिप के लिए प्रायोरिटीज का ऑर्डर काफी क्लियर है। सबसे पहले स्टेबिलिटी, उसके बाद प्रेडिक्टेबिलिटी इन रीजनल बिहेवियर, एंड उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। एस्केलेशन से पहले ही, एस्केलेट हो जाए चीजें उसके पहले ही कर लो। ईरान अभी भी काबू में नहीं आ रहा है, पर बाकी जो है, बाकी ईरान इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम इन द मिडल ईस्ट, राइट? मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया बोलिए, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का डिप्लोमेटिक वैल्यू नेचुरली इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। इंडिया को एक ऐसे पार्टनर के रूप में देखा जाता है वेस्ट एशिया में जो आइडियोलॉजिकल एक्सपोर्ट नहीं करता, रिजिम चेंज नैरेटिव पुश नहीं करता, और बायलैटरल एंगेजमेंट को जीरो सम लेंस से नहीं देखता। जीरो सम लेंस मतलब मैं ही कहूंगा तू ही सुनेगा, भारत वो नहीं बोलता। भारत का अप्रोच प्रैग्मेटिक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी डायलॉग और लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी, ये भारत को पसंद है, और इसी पसंद को वो लोग भी पसंद कर रहे हैं। और इसी वजह से जब मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया में ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेबिलिटी की बात होती है, तो भारत एक बहुत बड़ा पार्टनर बोलिए, स्टेक होल्डर बोलिए, बैलेंसिंग पार्टनर बोलिए, उसके रूप में इमर्ज करता है उनके नजर में। मैंने जैसे कहा, भारत कोई नैरेटिव पुश नहीं करता और किसी को बोलता भी नहीं कि तुम ये नैरेटिव चलाओ अपने देश में और मैं जो कहूंगा वही तुमको सुन। नो, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाट भारत ब्रिंग्स, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू हैव अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पोजिशन इन द मार्केट। मार्केट यानी इन द ग्लोब, ग्लोबली। ईरान और यूएस के बीच जो टेंशन चल रहा है वो कोई नया नहीं है, लेकिन रीसेंट पीरियड में रेटोरिक और सिग्नलिंग का लेवल काफी वॉलेटाइल रहा है, बहुत ही ज्यादा। भारत का पोजीशन यहाँ कंसिस्टेंटली pragmatic रहा है। ईरान के साथ कनेक्टिविटी और ट्रेड इंटरेस्ट हमको रखना है क्योंकि हमको चाहिए एक्सेस अफगानिस्तान का, हमको चाहिए एक्सेस सेंट्रल एशिया का। सो वी हैव टू कीप ईरान वार्म। और यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखना है, बड़ा भाई है, बड़े भाई के साथ रहना है, किसी साइड का अनकंडीशनल अलाइनमेंट नहीं। भारत का स्ट्रेंथ यही है, एंगेजमेंट विदाउट एंडोर्समेंट। अगर वेस्ट एशिया को एक बैलेंस ऑफ पावर लेंस से देखा जाए, तो ईरान एक काउंटरवेट की तरह फंक्शन करता है। अगर ईरान पूरी तरह डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो रीजनल पावर इम्बैलेंस क्रिएट होगा जो सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देगा।
भारत के लिए ईरान का स्टेबल रहना, रेजिम कंटिन्यूटी और एक्सेसिव एक्सटर्नल कंट्रोल से बचना स्ट्रेटेजिकली फेवरेबल सिनारियोज हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका सिंपल मतलब ये है कि भारत चाहेगा कि वहां पे जो मुल्ला रेजिम है वो कंटिन्यू करे, शाह रजा पहलवी ना आए, क्योंकि ही विल बी यूएस पपेट। चाबार का एक्सेस वो बंद करा देगा भारत के लिए, क्योंकि यूएस नहीं चाहता भारत को ईरान का चाबार पोर्ट का एक्सेस कंटिन्यूड मिले। नहीं चाहेगा यूएस, क्यों चाहेगा? वाई विल यूएस वांट कि जो 50 साल बाद या 30 साल बाद, चलो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेलरेट करा दिया उनका पतन, 30 साल बाद जो नंबर वन कॉम्पिटिटर होगा मेरा यूएस का, वो तो भारत है। करेक्ट, तो उसको आगे आने का मौका क्यों देगा? वो हर तरीके से भारत की सप्लाई काटेगा। आज काटेगा क्योंकि आज भारत को चाबार का पोर्ट का एक्सेस ना दे तो आईएनएसटी से इंपैक्ट हो जाएगा, सेंट्रल एशिया का एक्सेस बंद हो जाएगा। चाहेगा यूएस। तो इसीलिए ईरान का स्टेबल रहना और रिजिम कंटिन्यूटी भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है। अब आईमैक की थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। आईमैक यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सिर्फ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। ये एक जियो इकोनॉमिक स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। सप्लाई चेन को आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, लॉजिस्टिक्स का टाइम आप कम कर रहे हो, 40% लॉजिस्टिक्स का आपका कॉस्ट बच जाएगा। अल्टरनेटिव ट्रेड रूट टू यूरोप, रेड सी से न जाके आप जाओगे यूएई के थ्रू, देन सऊदी के थ्रू, एंड देन यू विल कनेक्ट जॉर्डन एंड इजराइल एंड देन ग्रीस। लेकिन इस कॉरिडोर की सक्सेस का एक प्री रिक्विजिट है रीजनल स्टेबिलिटी, स्पेशली इजराइल और उसके सराउंडिंग एरियाज में। और इसीलिए पीस इनिशिएटिव्स इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी इकोनॉमिक्स से लिंक्ड हो जाते हैं। अगर शांति नहीं है तो इकोनॉमिक्स चलेगा कैसे दोस्त? कैसे चलेगा? वेस्ट एशिया का अगर आप देखें तो एक कोर ट्रायंगल है, सऊदी, इजराइल, ईरान। हर एक की यूएस के साथ रिलेशनशिप इंटेंसिटी अलग अलग है। इसराइल की अलग है, सऊदी की अलग है, और ईरान का तो छोड़ ही दो। और इसी असिमेट्री सॉरी, और इसी असिमेट्री से रीजनल टेंशन क्रिएट होता है। भारत का इंटरेस्ट यहाँ क्लियर है, एस्केलेशन अवॉइडेंस, डायलॉग एनकरेजमेंट एंड मल्टी वेक्टर एंगेजमेंट। बहुत ज्यादा लोगों से एंगेज करो, एक एक बंदे से एंगेज करके ना फंसो। भारत किसी एक ब्लॉक का एक्सटेंशन बनने के बजाय स्टेबिलिटी स्टेक होल्डर बनने की कोशिश करता है। और इसीलिए जो डॉन की बात कर रहा था मैं, अजीत दोवल, इनकी जो विजिट होती है ये सिंबॉलिक नहीं होती। इनमें एक कोर फोकस होता है, थ्रेट परसेप्शन का अलाइनमेंट, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन दो देशों के बीच में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, लिमिटेड मीडिया विजिबिलिटी अक्सर डिस्कशन की सीरियसनेस को इंडिकेट करती है। अजीत दोवल की कौन सी विजिट ज्यादा हाईलाइट होती है आप बताइए? ये तो कुछ हम जैसे यूट्यूबर्स हाईलाइट करते हैं, बट अदरवाइज यू डोंट सी इट इन मेन स्ट्रीम मीडिया। ज्यादा नहीं दिखेगा आपको। चुपचाप किसी ना किसी से मीटिंग करके आ जाते हैं दोवल साहब, भारत का काम चल रहा है, भारत के इंटरेस्ट सर्वोपरि। चलिए, लेट अस कम बैक। सऊदी के लिए रिसेंट इयर्स में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन टॉप प्रायोरिटी रही है। मैंने जैसे कहा था वीडियो में पहले, नियोम सिटी। अब पाकिस्तान के साथ डिफेंस एंगेजमेंट के बाद इकोनॉमिक रियलिटीज और रीजनल पार्टनरशिप का असेसमेंट किया सऊदी ने कि भैया हम वेयर डू वी स्टैंड आफ्टर दिस डिफेंस एग्रीमेंट विद भिखारिस्तान। ये पाकिस्तान है क्या? कटोरे का एक कटोरा है, कटोरा लेके पहुंच जाता है कहीं भी। भारत का वही मार्केट साइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी रोल, हियर मी आउट, भारत का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मार्केट साइज और रीजनल कनेक्टिविटी का रोल सऊदी कैलकुलेशंस में नेचुरली वेट कैरी करता है। नियर फ्यूचर में शायद हमको देखने मिलेगा दोस्तों एक हायर हायर लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट, कंटिन्यूड बैक चैनल डिप्लोमेसी, कंटिन्यूड, रुकेगा ही नहीं, नॉन स्टॉप चलता होगा। एंड एंड इवन मोर, भारत का रोल एज अ रीजनल स्टेबिलाईजर। भारत का अप्रोच कंसिस्टेंट है, एंगेज ब्रॉडली, अलाइन सिलेक्टिवली एंड नेवर एस्केलेट। जरूरत ही नहीं है।
बैक चैनल डिप्लोमेसी के साथ काम चलाओ, बातचीत करो यार, कॉफी पियो साथ में। कैफे कॉफी डे का पंचलाइन क्या है? अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी, राइट? बहुत सही पंचलाइन है, मुझे तो बहुत पसंद है, कॉफी भी और ये पंचलाइन भी। अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी, आप कॉफी पियो, सामने वाले को टेबल पे बुलाओ और बात करो, बहुत सारी चीजें ऐसी सॉर्ट हो जाएंगी भाई। अब वार्म हैंडशेक सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। दोस्तों ये पूरी डिस्कशन सिर्फ वेस्ट एशिया तक लिमिटेड नहीं है, ये एग्जाम्पल है भारत की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का, एक चुपचाप वाले डिप्लोमेसी का, और एक ऐसे फॉरेन पॉलिसी मॉडल का जो नॉइस से ज्यादा आउटकम पे फोकस करता है। अगेन मैं बोलता हूं आपको, भारत आज लाउड नहीं है, भारत आज रिएक्ट नहीं कर रहा है, भारत आज रेलेवेंट है और रिलायबल भी। और जियोपॉलिटिक्स में ये डेडली कॉम्बो है, रेलेवेंट एंड रिलायबल, यही सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। चलिए यहीं पर आज के सेशन को हम अंत करते हैं, थोड़ा वाणी को अपनी विराम देता हूं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।